नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं। होता क्या है कि जब आप बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं ना, तो उससे निकलने के लिए एक के बाद एक के बाद एक गलती करते हुए नजर आते हैं। आज फिर सरकार ने स्ट्रेटेजी बनाई कि भैया विपक्ष के मुद्दों की काट करें, और उस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो नेता नहीं रहा है, अधिकारी रहा है। अधिकारी और नेता में तो फर्क होता है। तो अधिकारी टर्न्ड मिनिस्टर या पॉलिटिशियन कह लीजिए। मैं हरदीप सिंह पुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एप्स्टीन फाइल वाले। ऐसे भरमार मोदी सरकार में बड़े पड़े हैं, ऐसे नगीने ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं। एक और अधिकारी टर्न्ड जो मंत्री बने हैं, आज उन्होंने जो बोला, सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया। मोदी सरकार की पोल एक तरह से खोल कर रख दी। सदन में जोरदार हंगामा हुआ और राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंसे जो तमाम बीजेपी के नेता सांसद, मोदी साहब ने सबको उतार दिया। सांसद, मंत्री, सबको मैदान में उतार दिया, लेकिन वो लड़ नहीं पाए। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लोकसभा में आज का दिन जो शिव जी, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। आज का दिन लोकसभा में ओम बिरला पे चर्चा होनी थी, तो ये किंतु परंतु में उलझ गए। और जब वो ऐसा मुद्दा उठा के लिया है, जब सरकार फंसती हुई नजर आई, तो बिल्कुल ओम बिरला, ऐसा लग रहा था कि ओम बिरला की आत्मा जगदम्बिका पाल में घुस गई है। और वो विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कह रहे थे, पूरा देश देख रहा है। देख ही रहा है जनाब, पूरा देश देख रहा है। और आज तो जगदम्बिका पाल ने 9 करोड़ रुपए का जिक्र कर दिया। 9 करोड़ रुपए का जिक्र, गोदी मीडिया का आज का एजेंडा तय कर दिया उन्होंने। तो ये बड़ी खबर लेकर आए हैं। गोदी मीडिया एजेंडा रात में चलाएगी, उससे पहले दिन में हम उस एजेंडे का पोस्टमार्टम करेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। सदन में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि अधिकारी तो अधिकारी होता है, उसे जी हजूरी पता होती है और उसे आर्डर को कंप्लायंस करने की आदत होती है। कोई आर्डर दे दो, उसे वो तहकीकात कर लेगा, उसकी छानबीन कर लेगा, उसकी कानूनी प्राविधान समझ लेगा, लेकिन खुद में बहुत कुछ ज्यादा नहीं। उन्हें एक वक्तव्य पढ़ना था, वो वक्तव्य बता दिया गया होगा, दे दिया गया होगा लिख के, वो उन्हें पढ़ना था। विपक्ष इसका विरोध करता रहा। विपक्ष कह रहा था ईरान पर खुलकर बात करो। वहीं तब जब इस पूरी हायतोबा बढ़ी, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आए मैदान में और बोले कि आपने पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस दिया, उस पर चर्चा करो। उन्होंने कहा करेंगे। 2 और नोटिस थमा दिए। अब भैया नोटिस पे नोटिस, तो वो संविधान बताने लगे, नियम कानून बताने लगे, और फिर वही चेयर पर जगदम्बिका पाल थे। सब सदन में बेहाल थे। पाल मालामाल थे, मुस्कुरा रहे थे, सदन नहीं चला पा रहे थे, सदन की बातें आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, और विपक्ष उन्हें आड़े हाथों ले रहा था। हैरान थे, परेशान थे, कैसे चले सदन। पूरा सदन लामबंद था नेता प्रतिपक्ष के पीछे। आपको याद होगा जब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई थी, तो भाजपा खुश थी कि ममता बनर्जी साथ नहीं है, हम और बड़ी डिफीट देंगे। लेकिन 2 दिन पहले वो खुल के राहुल गांधी के साथ आ गई, बोली हम राहुल गांधी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इधर नीतीश कुमार भनभनाए बैठे हैं, जब उन्हें पता लगा कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचा, मेरे तो लड़के की भी मजाक बनवा दी, उधर भनभनाए बैठे हैं। उधर नायडू परेशान है। नायडू कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने पहले अकाली दल लूटा, उसके बाद शिवसेना ठंडी की, उसके बाद पीडीपी ठंडी की, उसके बाद चौटाला परिवार ठंडे बस्ते में भेज दिया, नवीन पटनायक अभी भेजे हैं कुछ दिन पहले, अब नीतीश भेज दिए, और भी बड़े कई दल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं जो 1-2 और निकलने वाले हैं। अब अगला नंबर तो हमारा ही है, और कोई तो बचा नहीं बीच में। इन सबसे परेशान नायडू परेशान है। और बीजेपी चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम लोकसभा अध्यक्ष पर चर्चा करा लें, बाकी मुद्दे फंसे रहने दो। संतोष जी, इस पूरे विवाद के बाद संसद में जो आज हुआ, संसद के बाहर जो हुआ, जो राहुल गांधी, नरेंद्र, सरेंडर, मोदी, सब पर चर्चा थी, आखिर उसका क्या मकसद निकलेगा? क्या सदन फिर इन्हीं सवालों की भेंट चढ़ जाएगा, ये जो 2 अप्रैल तक चलेगा? शिव जी देखिए, एक एक करके मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं। ईरान के मसले पर मोदी साहब की चुप्पी ने आज एक इतिहास,
दोहरा दिया मोदी के चक्रव्यूह में फंसने को लेकर। संसद भवन में जो आज विपक्षी दल पोस्टर लेकर पहुंचे थे ना, जो बैनर लेकर पहुंचे थे, आपको क्या लगता है भाजपाई सांसद, मंत्री और स्पीकर के चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल साहब चिढ़ क्यों गए? मनमोहन सिंह को ये मौन मोहन सिंह कहा करते थे, याद है शिव जी? आज बिल्कुल। वही पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद पहुंचे, इंडिया नीड्स लीडरशिप नोट साइलेंस। भारत को नेतृत्व की जरूरत है, मौन रहने की जरूरत नहीं। बस यही सवाल उठा। सरकार को पता था कि विपक्षी दलों की स्ट्रेटेजी, मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी क्या तय करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले सरकार के पास पहुंच जाता है। तो सरकार के पास उनकी स्ट्रेटेजी पहुंच गई कि भैया आज तो ये पूछेंगे कि ईरान पर जो अमेरिका हमला और इजराइल हमला हुआ, आप उस पर बोल क्यों नहीं रहे? गैस के दाम बढ़ कैसे रहे हैं? तेल वाले चक्रव्यूह में आपने कैसे इस देश को फंसा दिया? तो सरकार ने कहा कि ये लोग नोटिस भेजेंगे, डिस्कशन मांगेंगे। डिस्कशन से पहले हम सो मोटो बयान दे देते। देखिए, नियमों को कैसे अपने फायदे में इस्तेमाल किया जाए, ये बीजेपी की रणनीति। प्रयागराज में भगदड़ मचा, चर्चा होनी चाहिए ताकि सरकार की कमी सामने आते। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर सो मोटो बयान दे दिया। अमेरिका के साथ डील हुआ, विपक्ष मांग रहा था चर्चा होनी चाहिए ताकि देश को सारी चीजें पता लगे। पीयूष गोयल ने खड़े होकर सो मोटो बयान दे दिया। आज विपक्ष कह रहा था कि ईरान पर चर्चा करो, या विदेश मंत्री ने खड़े होकर सो मोटो बयान दे दिया। और उसके बाद मैं, चूंकि पार्लियामेंट लंबे समय तक मैंने कवर किया है, इसलिए मैं दर्शकों को इसकी बड़ी तकनीकी चीजें बताता हूं। डिबेट में डिस्कशन होता है, विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, सरकार की तरफ से जवाब आता है। सो मोटो बयान में क्या होता है कि स्पीकर की और चेयरपर्सन की इच्छा पे होता है कि वो स्पष्टीकरण मांगने की इजाजत दे या ना दे। आमतौर पर विपक्ष के नेता जो होते हैं उनको चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति इजाजत दे देता है, लेकिन आज राज्यसभा में ना साहब खड़गे साहब को दिया गया, ना लोकसभा में राहुल गांधी को दिया गया। स्पष्टीकरण मांगने की कोई इजाजत नहीं दी गई। जबकि फंसे जगदम्बिका पाल तो याद दिला रहे थे, क्या याद दिला रहे थे शिव जी? कि भैया एक एक मिनट का 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उनको खर्चा याद नहीं आता था, जब वो सदन चलाने में हंगामा करते थे। भैया सदन किस लिए बना है? मैं तो यही सवाल, सीधा सवाल पूछूंगा। इस देश के लोगों की महंगाई की मार पड़ रही है, क्या उस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या उस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से चक्रव्यूह में फंसाते हुए नजर आए, सरकार को समझ में नहीं आया। सो मोटो का बयान तो दे दिया, लेकिन इस सो मोटो ने साहेब के 56 इंच के सीने की पोल खोल के रख दी। कैसे खोल के रख दी जरा आप देख लीजिए। एस जयशंकर ने कहा, मैं जरा दर्शकों को बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया, लेकिन मैं 3-4 चीजें बताऊंगा। एस जयशंकर ने राज्यसभा और लोकसभा में कहा, ईरान से लीडरशिप लेवल पर बातचीत की कोशिश की गई, जो कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त मुश्किल है। इस बीच मैंने अपने काउंटर पार्ट विदेश मंत्री अरागची से बातचीत की। ईरान से लीडरशिप के स्तर पर बातचीत नहीं हो पा रही। सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, लेकिन राष्ट्रपति तो है। या ईरान ने मना कर दिया आपको कि आपके साहब से बात नहीं करेंगे? ये तो बताना चाहिए ना सरकार को, विदेश मंत्री को। ये कितनी बड़ी पोल खोल दी। और जरा आप देखिए 25-26 फरवरी, उससे पहले जरा मैं बता देता हूं कि साहब क्या क्या ज्ञान दे रहे थे, कि उन्होंने कब कब नोटिस जारी किया, ये कैसे फंसाते हुए नजर आ रहे थे। इस एस जयशंकर ने कहा कि हमने बढ़ते तनाव के संकेतों पर ध्यान दिया और ईरान में इंडियन कम्युनिटी को उसी हिसाब से सावधान किया। 5 जनवरी, दर्शकों से कहूंगा तारीख पर गौर करें, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने साहब के 56 इंच की पोल खोली है। विदेश मंत्री जो है, ये ऑन रिकॉर्ड ये क्या कह रहे हैं कि भैया 5 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय ने इंडियन नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी 5 जनवरी को। उसके बाद वो कह रहे कि 14 जनवरी को दी, फिर कह रहे 14 फरवरी को दी। जब आपको जनवरी में पता था कि ऐसा हालात हो सकते हैं और ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला हो सकता है, तो 25-26 फरवरी को नरेंद्र मोदी इजराइल क्यों गए? और पत्रकारों के दल को साथ लेकर क्यों गए? और बिल्कुल ताजा ताजा जो अवार्ड को पैदा किया था इजराइल ने, उससे पहले वो अवार्ड था नहीं उस नाम का, उस अवार्ड को आपने अपने गले में भी पहन लिया। ऐसा लगा कि सिर्फ मोदी जी के लिए वो अवार्ड बनाया गया है। आपने 25-26 फरवरी को वहां जाकर इजराइल के इस युद्ध को वैधता प्रदान कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में ये कहा कि वो भारत का शुक्रिया कर रहे हैं। किस बात का शुक्रिया? कि हम उनके साथ हैं। भारत उनका साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ थे, ये देश की बेइज्जती का सबब था।
25-26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर जाते हैं। 27 फरवरी को शुक्रवार, 27 फरवरी शुक्रवार को देर रात 1 बजे भारत लौटते हैं। 48 घंटे बाद अमेरिका और इजराइल की सेना ईरान पर 30 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती है और उनके जो सर्वोच्च नेता है शिव जी, अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या कर देते हैं। और यहाँ विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कह रहे हैं कि हमने 5 जनवरी 2026 को एडवाइजरी जारी कर दी थी, तो आपके प्रधानमंत्री 25-26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर क्यों गए? अब आ जाइए आगे की बात। जो नोटिस दिया गया नियम 176 के तहत राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए मुझे सत्ता पक्ष से कोई मतलब नहीं है, विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए वो बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हमने, विपक्ष तो बाद में उठा रहा है, मैंने इन मुद्दों को सबसे पहले उठाया था कि भैया क्रूड ऑयल की 55% जरूरतें पश्चिम एशिया से पूरी होती है, इसी इलाके से पूरी होती है। मंत्री ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री साहब ने, हरदीप सिंह पुरी ने, और कुछ ही घंटे बाद गैस के दाम बढ़ा दिए थे। 1 करोड़ भारतीय इस इलाके में रहते हैं, खाड़ी देशों में सिर्फ 1 करोड़ भारतीय। और खाड़ी देशों से पैसा कितना आता है रेमिटेंस के रूप में, जरा मैं बताता हूं, 51 बिलियन यूएस डॉलर। इसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, पता नहीं कितने लाख करोड़ पड़ेंगे। 51 बिलियन यूएस डॉलर। और ये पूरा का पूरा इलाका युद्ध की चपेट में है। प्रधानमंत्री के साथ गए हुए कई पत्रकार इजराइल में फंसे हुए हैं, कई पत्रकार जो अपनी निजी यात्रा यूएई, दुबई, सऊदी अरब गए थे वहां फंसे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत इस देश में बढ़नी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, कई जगह खबर निकल कर सामने आ रही है कि कोई 1000 से ज्यादा नहीं दे रहा, कोई 2000। दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूर दराज के गांव की बात कर रहा हूँ। गैस की कीमत जो है वो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हो या वो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत हो। अगर विपक्षी दल इन तमाम मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चाहता था तो सरकार ने ये सो मोटो बयान देकर बचकर भागने का रास्ता क्यों निकाला, और बुरी तरह से फंसी हुई सरकार को सो मोटो के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने खुद फंसा दिया अपने 56 इंची साहब। संतोष जी, एक पोस्ट मैंने भेजा, जरा देखिए, मैं अभी आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। इस पोस्ट ने आज बिल्कुल सरकार को सड़क पर खड़ा कर दिया है। पीएमओ एक पोस्ट करता है और उस पर कम्युनिटी नोट आ जाता है। आपके पास पहुंच गया होगा ये स्क्रीन पर, जरा पढ़ दीजिए। देखिए बिल्कुल शिव जी, और ये कम्युनिटी नोट तो बड़ा गजब हो रखा है। ये इन्होंने कहा तभी तो मुझे लगा कि दर्शकों तक ये बातें तो पहुंचे कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, हम क्या क्या परोस रहे हैं और हमको क्या क्या सच्चाई है। जरा पढ़ दीजिए। ये सबसे खतरनाक इसलिए है शिव जी कि ये नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट है शिव जी, एक्स अकाउंट है, सरकारी अकाउंट है। प्रधानमंत्री इस पर बोलते हैं कि भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, और इसमें बाकायदा प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत एक्स अकाउंट है नरेंद्र मोदी, उसको टैग किया गया है। और इस पे क्या लिखा गया है, इस पे कम्युनिटी नोट क्या आ गया है, द स्टेटमेंट मिसेस द फैक्ट दैट वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स फ्रीबीज बेस्ड इकोनॉमी व्हिच इज प्राइमरी डिटरेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये फ्रीबीज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री के उस भाषण की, वो रेवड़ियों वाले भाषण की तो कलई खोल ही रहा है। और ये भी बता रहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कितने नाजुक दौर पे पहुंच गई है। आप चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था, कल को तीसरी अर्थव्यवस्था, फिर दूसरी अर्थव्यवस्था। अब एक परिवार में 2 बेटे हैं, वो मिलकर 100 रुपए कमा रहे हैं, और एक परिवार में 10 बेटे हैं, वो मिलकर 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो कौन सा, वो मिलकर 105 रुपए कमा रहे हैं, 5 रुपए ज्यादा मान लीजिए, तो कौन अमीर होगा, वो 2 बेटों वाला परिवार या 10 बेटों वाला परिवार? इस देश के आम लोग जो है वो हिसाब लगा ले, वही गिनती हमें बताई जा रही है। भैया 144 करोड़, हमारे यहाँ तो एक उत्तर प्रदेश है जिसकी आबादी इस दुनिया के कई देशों से ज्यादा है, कई देशों से कई गुना ज्यादा है। तो आप आबादी के हिसाब से, आप जो खर्च हम करते हैं उस खर्च के हिसाब से आप कहते हो कि हम इतने नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन आप शिक्षा दे पा रहे हो, ना स्वास्थ्य दे पा रहे हो। और ये कम्युनिटी नोट आना प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर, ये शर्मनाक है। लेकिन शिव जी, इस तरह के कई वाक्य हैं, और अब इस पर कह पाना सरकार शर्मिंदा महसूस करे, इस बात की अब संभावना बहुत कम होती है। और राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंसे हुए आज मोदी ने सबको आगे कर दिया। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पर नहीं चलेगा। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, तो क्या संतोष जी अब तक राहुल गांधी के कहने पर देश चल रहा था? ये दोनों मंत्री और पूर्व मंत्री और बड़े बीजेपी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कहने से नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। नहीं, ये स्वीकार करके अपने साहिब की बेइज्जती कर रहे हैं, ये स्वीकार करके अपने साहिब की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं बड़ा दिलचस्प बताऊं,
अभी तो पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आया होगा। विश्व हिंदू परिषद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी कि होली के मौके पर ये जो जिहादी तत्व और हिंदुओं की हत्या, मैंने सुबह उस पर पोस्ट किया था जज साहब को ट्वीट करके, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि भैया आप बीएचपी के नेता के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में जो हत्या हुई है उसके ऊपर। तो मैंने कहा सोचा मैं आपको याद दिला कि भैया दिल्ली की जो पुलिस है वो एलजी के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। आप शायद भूल गए हैं, पिछले कई सालों से अमित शाह का नाम लेने में भी डरते हैं आप लोग, तो कम से कम अब सीधे नाम लीजिएगा। और हेडलाइन जो बीएचपी की प्रेस रिलीज आए वो इस हेडलाइन से आनी चाहिए कि बीएचपी ने कठोर शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा कर पाने में नाकामयाब गृह मंत्री अमित शाह या इस्तीफा दे या मोदी उन्हें तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। वो डर का आलम तो है ही, लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं तो पूरी की पूरी सेना को उतार दिया है। और लोकसभा में जिस तरह से कार्रवाई का संचालन हो रहा है, जिस तरह से ये गिनती बताते हुए जगदम्बिका पाल साहब नजर आ रहे हैं, अगर जो 3 बजे पाल साहब ने कहा कि भैया स्पीकर के खिलाफ जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो 12 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर को सो मोटो बयान पढ़ने की इजाजत उन्होंने क्यों दी लोकसभा के अंदर? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। अगर एजेंडा सिर्फ यही था कि लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने के विपक्षी दलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी 11 बजे, तो चलिए मान लिया आपने जो कई हमारे संसदीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया, एनके प्रेमचंद्रन बैठे थे, मान लिया मैंने। और वो भी देखिए, जब आपको कार्रवाई स्थगित करवाई थी तो 11 बजे आपने विपक्षी खेमे के एनके प्रेमचंद्रन को बिठा दिया, और 12 बजे जब आपको ट्विस्ट करना था तब आपने जो चेयरपर्सन का जो पैनल है शिवजी, उसमें कई विपक्षी दलों के सांसद है, ए राजा को बिठा देते, एनके प्रेमचंद्रन को बिठा देते, किसी को बिठा देते, लेकिन उस समय जगदम्बिका पाल को बिठा दिया। और आपको याद है कि जब पिछले महीने हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जब ये चर्चा, ये सब बातचीत होगी ना, जब कांग्रेस एग्रेसिव होगी, स्पीकर पे चर्चा की बात होगी, तो जानबूझकर जगदम्बिका पाल को बिठाया जाएगा ताकि वो राहुल गांधी को एक तरह से ह्यूमिलेट कर सके। लेकिन राहुल गांधी एग्रेसिवली इस चीजों को झेल रहे हैं और उसके बावजूद वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। और जिस तरह से मोदी की सेना आगे हो गई है, अब तो 10 मार्च यानी मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कल भी ओम बिरला पर चर्चा होगी या नहीं होगी। और एक सवाल ओवैसी ने उठाया, हालांकि उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन एक बात तो उठता है कि जब जैसे ही जगदम्बिका पाल ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले थे और स्पीकर, तो तुरंत वो खड़े हो गए कि भैया स्पीकर के खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। कायदे से सारा कामकाज छोड़ के आपको सीधे ओम बिरला के खिलाफ जो नोटिस है उस पर चर्चा करवा लेनी चाहिए थी, बाकी चीज बात की बात होती। लेकिन आप 12 बजे कहोगे कि नहीं, जयशंकर बयान देंगे क्योंकि आप फंसोगे, विपक्ष आपसे चर्चा मांग रहा है। और 3 बजे आप कहोगे, जब विपक्ष उस पर स्पष्टीकरण मांगेगा विदेश मंत्री के बयान पर, तब 3 बजे आप कहोगे कि नहीं नहीं पहले आप स्पीकर पे आ जाओ। तो सदन राहुल गांधी पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ये चला अपने एजेंडे के हिसाब से ही रहे हैं और नियमों को तोड़ मरोड़ कर या नियमों की गलत तरीके से व्याख्या करके प्रधानमंत्री अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ साफ साफ नजर आ रहा है शिव जी। और मंगलवार, कल का दिन याद रखिएगा, जोरदार हंगामा आज हुआ है, विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। और ये जो पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, पोस्टर जो मैंने आपको बताया, इन्हीं पोस्टर को लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। पहले मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये सब लोग निकले, उसमें कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो शामिल थे। बल्कि तृणमूल कांग्रेस का जिक्र आप कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की जो महुआ मोइत्रा जो लोकसभा सांसद हैं, उनका नाम तो 5-6 बार जगदम्बिका पाल ने चेयर से लिया कि आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो वरिष्ठ हैं। और खासतौर से देखिए इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए कभी समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं, उनके सांसदों को खड़ा करना चाहते हैं, कभी टीएमसी के सांसदों का नाम लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं कि राहुल गांधी का कद बड़ा होगा तो ये और ज्यादा फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी स्थिति यह है कि चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हो, चाहे डीएमके के सांसद हो, ये तमाम सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं। और इंडिया गठबंधन की यही एकजुटता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करती हुई नजर आ रही है। चलिए संतोष जी, फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से भी ये जानना चाहेंगे क्या संसद में राहुल गांधी की बात सुनी जानी चाहिए या नहीं, हमें जरूर बताइए, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा किसके लिए? महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, आर्थिक संकट पे चर्चा नहीं होगी, देश की सुरक्षा पे चर्चा नहीं होगी,
देश की अखंडता और देश के मान सम्मान पर चर्चा नहीं होगी, तो क्या सिर्फ साहिब का गुणगान करने के लिए है लोकसभा राज्यसभा की? जब वो आएंगे तो गुलामों की तरह सांसद और मंत्री खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाएंगे? संसद रामलीला मैदान नहीं है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है। कमेंट करके जरूर बताइए।